Hello, good evening, my dear students. Welcome back to Target IES. So, my name is Akansh Vashisht, and I have secured All India Rank 20 in Engineering Services Examination 2019. It is written 2018, but it is 2019. Okay, so we are back with the subject that is Industrial Engineering. इससे पहले मैंने Thermodynamics complete कराया. उसके बाद में the next subject which I am taking is Industrial Engineering. Again, very important for the exams considered as engineering services, GATE, PSUs and other competitive exams as such, right? My dear, मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, ये जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है ये कोई साइंटिफिक सब्जेक्ट नहीं है. मतलब इट डज नॉट इन्वॉल्व द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स. Like for example, we dealt with thermodynamics. Okay, you will be dealing with refrigeration, you will be dealing with power plant, etc. तो उसमें कुछ ना कुछ scientific concepts involve हो रहे थे. Even strength of materials, robotics, right? और इसके अलावा आप theory of machines. तो ये जितने भी renewable sources of energy, so ये जितने भी subjects हैं इसमें कुछ ना कुछ scientific principle involve होता है, isn't it? But the subject that is the industrial engineering is a pure management based subject. या आप ये समझ लें पहले. इट्स अ प्योर मैनेजमेंट बेस्ड सब्जेक्ट. ओके, मैं आपको एक फिगर दिखाना चाहूँगा. ये देखिए, इससे आपको ओवरव्यू लग जाएगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हो क्या रहा है, हम पढ़ेंगे क्या. देखिए, हमें चाहिए होता है लेबर, मैन, जो कि एक इंडस्ट्री में काम करेगा, इजंट इट, काम करेगा. ओके, नाउ वी रिक्वायर द मटीरियल विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, फिनिश्ड गुड्स. ओके, फिनिश्ड गुड्स जो कि हमारी यूटिलिटी होगी, जिससे हमारा पर्पस फुलफिल होगा, इजंट इट. और वो भी किसकी मदद से होगा, सिर्फ आदमी तो नहीं बनाएगा इसको, ठीक है. सो हमें क्या चाहिए होंगी, मशीन्स. जो मैन होगा, जो ऑपरेटर होगा, जो लेबरर्स होंगे, जो मैनेजर्स होंगे, सुपरवाइजर्स होंगे, एंड वट एवर द पर्सनल्स बी इन द इंडस्ट्री, दे विल वॉट हेल्प इन असिस्टिंग दोज मशीन्स एंड दे विल हेल्प द प्रोसेस टू बी कंप्लीटेड इन टू डिजायर्ड आउटपुट. दैट इज द थिंग. एंड वॉट वी ऑल्सो रिक्वायर, एनर्जी. यस, इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए, पानी चाहिए, इजंट इट. तो हमें अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हीट के फॉर्म में एनर्जी चाहिए. एंड ऑफ कोर्स हमें चाहिए ढेर सारी इन्फॉर्मेशन. हमें वो चाहिए क्या होती है, हमें चाहिए ढेर सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसेस, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मार्केट, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कस्टमर की डिमांड क्या है. देखिए, हम प्रोडक्ट तभी बनाएंगे जब हमें पता हो कि कस्टमर को क्या चाहिए, इजंट इट. क्योंकि अब सिनेरियो बदल गया मार्केट का विथ इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन, स्पेशली आफ्टर 1991 व्हेन इंडिया फेस्ड ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस. ओके, उसके बाद इंडिया में आया था LPG, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. सो LPG क्या है, लिबरलाइजेशन, इन विच वी लिफ्ट ऑफ ऑल द ट्रेड बैरियर्स विद द फॉरेन कंट्रीज. ओके, और हमने क्या किया, फॉरेन मार्केट को अलाउ किया टू इन्वेस्ट इन आर इंडस्ट्रीज. ओके, प्राइवेटाइजेशन मीन्स वी इन्वॉल्व द प्राइवेट कंपनीज सो एज टू रन द इंडस्ट्री. पहले क्या था, लाइसेंस राज, ये सब प्रिंसिपल होने से गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हर चीज़ में ज़्यादा था, जिसके कारण वो आउटपुट नहीं मिल रहा था, वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही थी, वो क्वालिटी नहीं आ रही थी जो कस्टमर को चाहिए. एंड देन वी डेल्ट विद ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का मतलब अपने मार्केट को सिर्फ अपने पे सीमित नहीं करना, हमें फॉरेन मार्केट में भी इसको फैलाना है, अपने प्रोडक्ट्स को. सो वी आर एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, स्पेशली इस कोरोना वायरस के पेंडेमिक में हमने कई मास्क भी एक्सपोर्ट किए हैं. समझ रहे, आपने न्यूज़ सुनी होगी, आपने एक्सपोर्ट किए मास्क को इन द फॉरेन कंट्री. सो विद द इंक्रीज्ड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वी आर फेसिंग लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन नॉट ओनली विद द फॉरेन मार्केट बट इन द डोमेस्टिक मार्केट एज वेल. सो व्हाट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वी रिक्वायर, कैसे बनता है, क्या हमें मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, हमारे कस्टमर क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, लाइक दैट. एंड ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, मनी दैट विल बी स्पेंट इन ऑल दीज प्रोसेसेस. ओके, हर चीज़ में पैसा लगता है. तो ये सारी चीज़ों का मैनेजमेंट ही जब आपका इनपुट से लेकर के हमें एक डिजायर्ड आउटपुट हो जाए, मिल जाए, जो कि कस्टमर जिससे खुश रहे, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज द आर प्रोडक्शन सिस्टम, इजंट इट. तो इन सभी का मैनेजमेंट हम लोग किस में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, इजंट इट. So that is what is basically, and again that therefore, and I explained you कि ये management based subject क्यों है, ठीक है. So therefore it's a management based subject, it's not of scientific relevance. So basically what it involves, design, implementation, development and improvement. ये हमारा basic purpose होता है industrial engineering पढ़ने का, isn't it? Is that true? Okay my dear students, so before starting this subject
before starting and going into the subject, before introducing you to the subject, let me first introduce you to the weightage of this very subject. So now I am coming to the weightage. So let me introduce you to the weightage of this subject. इसका weightage क्या रहता है in different exams. Majorly I will talk about GATE and ESE. So if I talk about द गेट, तो गेट में क्या रहता है आप देखना बहुत ध्यान से. सो हियर इज द वेटेज. वेटेज की अगर मैं बात करूं, सो इन गेट में अराउंड ये आता है 5 to 7 मार्क्स. ये रेंज बता रहा हूं मैं आपको, 5 से 7 मार्क्स का इसका रेंज रहता है इन गेट. एंड इन इंजीनियरिंग सर्विसेज again I will talk about previous years, right? Last 2 years, जैसे last year 2019 and this year 2020. Okay, so 2019 की अगर मैं बात करूं, तो 2019 when I appeared for this very exam, so there were around 4 questions being asked. Okay, so only 4 questions were being asked and they were easy. Okay, they were answerable. And next, in the year 2020, this year itself, 5 questions were asked. So weightage कितना हो गया? 4 into 2, that is 8 marks. And here 5 marks. 5 into 2, that is 10 marks in prelims. Okay, but it has got considerable weightage in mains. So therefore you cannot again neglect this subject, because देखिए इस subject का किसी subject से कोई connection नहीं है. It's entirely a different subject, management based subject. So whatever concepts you are learning, that will never ever be applied in anywhere, okay, in any subject. So it's an independent subject in itself. और अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अपने आप में एक सिग्निफिकेंट वेटेज है. गेट में देखिए 5 से 7 मार्क का है, और इंजीनियरिंग सर्विस की अगर बात करें सो 8 मार्क्स इन द लास्ट ईयर, दिस ईयर 10 मार्क्स. ओके, सो इस तरीके से अप टू 15 मार्क्स यू कैन एक्सपेक्ट इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, 15 to 16 मार्क्स, इजंट इट? सो देयरफॉर अगेन देखिए सब्जेक्ट तो वैसे कोई भी नहीं छोड़ना है, बट फिर भी हमें रेलेवेंस पता हो कि क्या इसका रेलेवेंस है, कितने मार्क्स का आता है, क्या होता है. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेटेज ऑफ दिस सब्जेक्ट. ठीक है, सो नाउ लेट मी कम टू द कंटेंट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, एंड वी विल बी गोइंग थ्रू इन द सीरियल मैनर इटसेल्फ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, थोड़े बेसिक टर्म्स समझेंगे वंस अगेन. ठीक है, एंड वी विल बी गोइंग थ्रू व्हाट फर्स्ट एनालिसिस, दैट इज द ब्रेक इवन एनालिसिस. ये देखिए ब्रेक इवन एनालिसिस वो पॉइंट होता है विच इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस कंडीशन, विच इज नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेक इवन एनालिसिस. ये एनालिसिस इसलिए जरूरी होती है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें ये पता पड़ना चाहिए कि किस मिनिमम क्वांटिटी के प्रोडक्शन के हमें करना चाहिए जिससे कि हमें नुकसान भी ना हो तो फायदा भी ना हो. ठीक है, उससे ऊपर ही हम प्रोडक्शन करना चाहेंगे, बिकॉज वी वॉन्ट अल्टीमेटली प्रॉफिट. हमें प्रॉफिट को करना है अपना मैक्सिमाइजेशन. ओके, बट एट टाइम्स क्या होता है, कभी कभी मार्केट की कंडीशन इस तरीके से हो जाती है कि उतना प्रोडक्शन नहीं होता, तो हमें मिनिमम एटलीस्ट कितना करना चाहिए कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे जाएं एटलीस्ट. मतलब क्योंकि क्या होगा, अगर इससे नीचे अगर आप पहुंच रहे तो इससे बढ़े तो आप अपनी इंडस्ट्री को बंद कर दीजिए फिलहाल के लिए. येस, इट्स ट्रू. इससे अगर आप नीचे जा रहे हैं तो उससे बढ़िया है, क्योंकि आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है, तो इट्स बेटर टू शट डाउन द इंडस्ट्री फॉर अ वाइल. Is it true? So it's very important to know कि what is our break even point above which we need to manufacture. Next हम लोग पढ़ेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. इन्वेंट्री क्या होता है? वो सामान जो हम स्टोर करके रखते हैं इन केस ऑफ एनी क्राइसिस हैपनिंग, इन केस ऑफ सडन डिमांड इंक्रीजिंग. ओके, इन केस ऑफ सडन इंक्रीज डिमांड, तो ऐसे केसेस में जिससे कि कस्टमर डिससेटिस्फाइड ना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री को रखना पड़ता है अपने पास. ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि हम एक सर्टेन अमाउंट ही रख सकते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री रखने की भी कॉस्ट होती है, दैट इज स्टोरेज कॉस्ट. जिस मतलब जैसे हम लोग किराए के घर में रहते तो हम चाहे रह नहीं रहे, लेकिन किराया तो लग रहा है ना घर का. ऐसे ही जब हम इंडस्ट्री में सामान रखते हैं तो देर इज सम स्टोरेज कॉस्ट इन्वॉल्व इन इट. फाइन, वी हैव इलेक्ट्रिसिटी बिल इन्वॉल्व इन इट. इलेक्ट्रिसिटी तो लगी रही है सामान को स्टोर करने के लिए, तो उसका भी मैनेजमेंट आता है. सो वी विल स्टडी ऑल दिस थिंग्स इन इट. देन वी विल स्टडी व्हाट सीक्वेंसिंग. सीक्वेंसिंग में हम ये पढ़ेंगे कि पहले हमें कौन सा जॉब परफॉर्म करना है, देन उसके बाद फिर कौन सा जॉब परफॉर्म करना है, सो ऑन. बिकॉज हमें सीक्वेंसिंग इस तरीके से करना है
कि जो पाथ फॉलोड हो, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोडक्ट आफ्टर बीइंग प्रोसेस्ड फ्रॉम वन प्रोसेस देन गोइंग टू द अदर शुड बी मिनिमम। जो पाथ फॉलोड होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। दैट इज द थिंग, द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड टू बी हैज टू बी मिनिमम, ओके, एंड इट हैज टू बी इन द स्मूथ मैनर। ऐसा ना हो कि पहले यहाँ जा रहे फिर बैकवर्ड्स आ रहे, ओके। सो इससे सामान के मूवमेंट में दिक्कत होती है और लेबर के मूवमेंट में भी प्रॉब्लम होती है। सो द sequencing has to be done, so accordingly the machines had to be placed in the order, correct order, okay. So we'll study in that. Then PERT CPM दो टेक्निक होती है जिससे कि जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको हमें मैनेज करना है, उनकी कॉस्ट रिडक्शन, टाइम मैनेज, उनका जो है टाइम हम कैसे मैनेज करें, किस तरीके से हम इसमें सीक्वेंसिंग, प्रोजेक्ट्स में भी होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़, तो उन एक्टिविटीज़ को हम सीक्वेंसिंग करना, ये सब हम लोग देखेंगे PERT CPM में। These are the two processes. Then देखिए मैंने आपको बताया कि हमेशा मार्केट होता है कस्टमर ड्रिवन, हमेशा मार्केट कस्टमर ड्रिवन होता है। जब डिमांड ही नहीं है तो हम सप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। हम सप्लाई करते जाए, पता चला डिमांड ही नहीं, तो पता चला सामान खराब हो गया। अब एग्जैक्टली कस्टमर की डिमांड कितनी है ये भी पता होना जरूरी पहले से, क्योंकि तभी तो हम उस हिसाब से मैन्युफैक्चर करेंगे। तो हम लोग करते हैं फोरकास्टिंग में वील एक्चुअली प्रेडिक्ट द रफली डिमांड्स इन डिमांड पैटर्न, मतलब हर साल हर महीने कैसे कैसे कस्टमर की डिमांड आ रही, कितनी डिमांड आ रही है, तो उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं, इजंट इट। क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं बना सकते, ज़रूरत से कम भी नहीं बना सकते। कम बनाएंगे तो कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन होगा, गुडविल लॉस होगा, मार्केट में हमारी इज्जत खराब होगी। एंड हम ज़्यादा भी नहीं बना सकते बिकॉज ज़्यादा जो होगा वो हमारा इन्वेंट्री में जाएगा, तो कॉस्ट बढ़ेगी हमारी। और दूसरी बात है, अगर एक हद मतलब एक लिमिट से ज़्यादा अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते रहेंगे, प्रोडक्शन करते रहेंगे, तो क्या होगा, वो सामान जो है हमारा बेकार हो जाएगा, दैट विल बी गोइंग इनटू स्क्रैप, इजंट इट। तो वो भी फिर हमारा लॉस है। तो इस तरीके से हमें फोरकास्ट करने की ज़रूरत होती है। सो दैट इज ऑल अबाउट कस्टमर, बिकॉज इट्स द मार्केट दैट इज कस्टमर ड्रिवन। नाउ नेक्स्ट वील व्हाट विल बी स्टडिंग इज प्लांट लेआउट एंड लाइन बैलेंसिंग। प्लांट लेआउट में हम क्या पढ़ेंगे, अगेन मशीन का लेआउट कैसा होना चाहिए, इजंट इट। वो भी डिपेंड करता है कि हमारा प्रोसेस कैसा है, कि हम मास लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं या बैच लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। देखिए मैंने दो टर्म्स बोली, मास और बैच। मास लेवल पे जैसे कि गाड़ियाँ बनती हैं, ठीक है, जिसका कि मतलब प्रोडक्शन कभी भी रुकता नहीं है ना, और उसकी लाइन होती है जिसपे कंटिन्यूस प्रोडक्शन चलता रहता है फ्रॉम वन प्रोसेस टू दी अदर, दैट इज व्हाट इज मास प्रोडक्शन। और बैच प्रोडक्शन होता है ना बैच, दैट इज दी बैच प्रोडक्शन। तो उस हिसाब से हमारा लेआउट क्या होना चाहिए, प्लांट का, मशीन का लेआउट क्या होना चाहिए, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। एंड वी विल स्टडी व्हाट लाइन बैलेंसिंग। देखिए लाइन बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। लाइन क्या होता है, एक लाइन के अंदर डिफरेंट मशीन्स होती हैं, तो बैलेंसिंग इसलिए भी जरूरी होती है सो एज टू रिड्यूस लीड टाइम, क्योंकि हमारी मशीन इस तरीके से रखी जानी चाहिए जिससे लीड टाइम का मतलब होता है द टाइम इन विच द प्रोडक्ट कंप्लीट्स फ्रॉम वन प्रोसेस टू दी अदर, ठीक है, तो वो होता है लीड टाइम। अब जैसे मशीन एक, मान लीजिए एक मशीन सपोज 10 मिनट में कोई चीज़ बना रही है, दूसरी मशीन को 20 मिनट लग रहा है, ठीक है, तो हमें मीनवाइल हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसको 10 मिनट लगा, ठीक है, फिर वो यहाँ पर पहुँचा, मीनवाइल दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पहुँचेगा मशीन 1 में प्रोसेस होने के लिए, तो फिर उसको वेट करना पड़ेगा ना, उसको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक प्रोसेस प्रोडक्ट 1 पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक प्रोसेस 2 नहीं जा सकता। इस तरीके से क्या होगा, आगे वेटिंग चलती रहेगी। तो ये वेटिंग कम हो, ये वेटिंग जो है वेटिंग टाइम कम हो, दैट इज वाई वी विल स्टडी व्हाट लाइन बैलेंसिंग। सो हाउ टू बैलेंस द लाइन। नेक्स्ट क्या होता है, क्यूइंग थ्योरी। क्यूइंग थ्योरी में हम ये पढ़ेंगे कि देखिए जैसे भी क्या होता है, हम अगेन मैंने आपको बताया यहाँ पर वेटिंग होता है। सो देयर आर प्रोडक्ट्स बीइंग लाइन ओवर देयर बिफोर बीइंग प्रोसेस्ड फर्दर। तो यहाँ पर क्या लग जाती है, लाइन लग जाती है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स की लाइन लग जाती है जिनके भी प्रोसेसिंग हुई नहीं है। सो देयरफॉर देयर इज अ लाइन बीइंग फॉर्म। सो वी विल स्टडी व्हाट क्यूइंग थ्योरी, देयर इज अ क्यू ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। तो उनमें वेटिंग टाइम क्या होता है, अलग अलग टर्म्स आती है, तो उसको हम देखेंगे, इजंट इट। वर्क स्टडी जो प्रोसेस होता है माय डियर, ये लेबर ड्रिवन होता है। इसमें हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं कि जैसे कोई लेबरर है, कोई ऑपरेटर है, वो काम कर रहे थे कि हर लेबरर की अपनी कैपेसिटी होती है, ठीक है, उसका अपना एक कैलिबर होता है। सो देयरफॉर हमें ये देखना है कि एक लेबरर पर्टिकुलर कितने टाइम में जॉब कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने
इसको मैनेज करते हैं, जो लेबर फोर्स है हमारी इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, और दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज वर्क स्टडी। सो लेबर, क्योंकि ये होता है हमारा लेबर ड्रिवन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटी कंट्रोल चार्ट। देखिए हम जब आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, जिससे कि हमें ये पता पड़े कि हम क्वालिटी को अचीव कर पा रहे हैं कि कर पा रहे हैं कि नहीं। सो दोस ऑल दोस चार्ट्स विल बी कंप्लीटिंग इन व्हाट क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स, इजंट इट। विल बी डिफाइनिंग दोस डिफरेंट टर्म्स, जैसे कि एरर्स क्या होती हैं, तो हम ये सब इसमें देखेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग आपने मैथ्स में भी कवर कर रखा होगा ड्यूरिंग 11th-12th ऑल्सो, आपने उसमें भी लीनियर प्रोग्रामिंग आपने ज़रूर पढ़ा होगा, 10th लेवल पे पढ़ा होगा। देखिए क्या होता है कि हमारी लाइफ में, इवन इंडस्ट्री में, क्या हमारी लाइफ में बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। जैसे हम प्रिपरेशन करें तो हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, तो उस कंस्ट्रेंट में रह के हमें अपने आउटपुट को मैक्सिमाइजेशन की तरफ लेके जाना होता है। सो दैट्स हाउ वी विल डू इट, दैट इज व्हाट इज डीलिंग विद लीनियर प्रोग्रामिंग। Okay, we have limited resources. In what those limited resources, how to maximize the output, that is what will be going into the linear programming. देखिए हमें आउटपुट को करना होता है मैक्सिमाइजेशन, वेरेज हमें कॉस्ट को क्या करना होता है, मिनिमाइजेशन। कॉस्ट हमारी कम से कम लगे लेकिन हमारा आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा लगे, विद मिनिमम टाइम एंड रिसोर्सेज, विद what we have available amount of time, resources, labor, etc. isn't it? So हम लोग वो पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर। नेक्स्ट फिर क्या होता है एमआरपी एंड वैल्यू इंजीनियरिंग। एमआरपी क्या होता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग, मतलब किस हिसाब से हमें कब मटेरियल चाहिए होगा, क्योंकि देखिए मटेरियल हमें इंडस्ट्री के लिए ऑर्डर करना पड़ता है कुछ ना, मटेरियल हमें कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा। सो हमें वेंडर को पहले से ही बोल के रखना पड़ता है कि हमें इस तारीख को मटेरियल चाहिए, क्योंकि अगर हम इसमें डिले करेंगे ऑर्डरिंग करने में तो देखिए वो, क्योंकि द वेंडर विल सप्लाई द मटेरियल आफ्टर अ सर्टेन लीड टाइम, इट विल टेक अ सर्टेन लीड टाइम टू सप्लाई दोज मटेरियल्स, बिकॉज हमारा वेंडर सपोज दूर रहता है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन भी तो लग रहा है, तो ट्रांसपोर्ट होने में इट विल टेक सम टाइम। सो देयरफॉर वी विल मैनेज ऑल दोज थिंग्स। तो उसमें एक हम लोग चार्ट बनाते हैं, दैट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग। ठीक है, उसके थ्रू हम ये समझते हैं कि कब हमें जो है एग्जैक्टली ऑर्डर करना चाहिए, कितना, हम पूरा डेटा रखते हैं, हमारा डेटा बेस होता है, कितनी हमारे पास इन्वेंट्री है, कितनी हमें ऑर्डर करनी है, क्या उसका लीड टाइम है, कितनी मतलब कितना टाइम लगेगा उसको पहुंचने में, इज एटसेट्रा। ओके, तो ये सारा हम लोग देखेंगे एमआरपी के अंदर। नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट है वैल्यू इंजीनियरिंग। वैल्यू इंजीनियरिंग की हम लोग ये देखते हैं बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट होता है ना उसकी वैल्यू कैसे डिफाइन होती है। देखिए वैल्यू सिर्फ कॉस्ट से ही डिफाइन नहीं होती है, वैल्यू उसकी यूटिलिटी से भी डिफाइन होती है, इजंट इट। आपके पास दो मोबाइल है, सपोज एक 10,000 का है, 20,000 का है, दोनों में फीचर्स लगभग सेम है, तो आप लोग कौन सा प्रेफर करेंगे, 10,000 वाला, इजंट इट। तो therefore the amount of features which are there in both 10,000 mobile phone and the 20,000 mobile phone, then obviously you will purchase what 10,000 phone। तो वैल्यू किसकी बढ़ गई, जिसकी कॉस्ट कम है, जिसकी कॉस्ट ज़्यादा है, जिसकी कॉस्ट कम है बिकॉज उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है ना। यूटिलिटी बेसिकली पर यूनिट कॉस्ट, व्हाट विल बी डीलिंग विद, सो व्हाट विल बी डीलिंग विद इज यूटिलिटी पर यूनिट कॉस्ट। हमारी कम से कम कॉस्ट में अगर ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो हम वही परचेस करेंगे ना। सो दैट इज ऑल वी आर गोइंग टू डीलिंग विद वैल्यू इंजीनियरिंग। ओके, सो दीज आर द ब्रॉड कंटेंट्स वी आर गोइंग टू बी कवरिंग इन दिस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। दैट इज अ बिट लेंथी सब्जेक्ट, सो प्लीज बी फोकस्ड, ध्यान से पढ़िएगा, और इंटरेस्टिंग भी है, ऐसी बात नहीं है। ओके, अगेन विल बी कवरिंग थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल्स। तो एक एक न्यूमेरिकल को हम अच्छे से करेंगे, बोथ ऑब्जेक्टिव एज वेल एज कन्वेंशनल। ओके, सो और बेसिकली our target IAS is basically covering complete syllabus in all topics of ES and GATE। ठीक है, विद, और जो हमारे नोट्स हैं हमारे, जो जिस नोट्स से भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द 3 टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। सो एक्स्ट्रा टॉपिक्स विल बी कवरिंग इफ एनीथिंग विल बी रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू IAS and GATE सिलेबस। अब जैसे कि सिलेबस में अगर थोड़ा बहुत माइन्यूट चेंज भी होता है तो वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी कवर किए जाएंगे, बट what we'll be covering is the coverage of the top 3 कोचिंग सेंटर्स जो अपने एक्सपीरियंस से करते हैं, isn't it? तो आप लोग उसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, हम लोग फुल कवरेज करेंगे एंड वील हैव अ डेडिकेटेड, फिलहाल हमारा भी व्हाट्सएप पे नहीं है, सो वील हैव अ टेलीग्राम ग्रुप। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है टारगेट, हियर आई राइट इट, द टेलीग्राम डेडिकेटेड ग्रुप इज दैट टारगेट IES मैकेनिकल।
टारगेट IAS मैकेनिकल, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है. यू कैन फॉलो इट एंड यू कैन आस्क वॉट एवर क्वेरीज यू हैव, एंड वी विल प्रोवाइड ऑल्सो करियर गाइडेंस एंड मोटिवेशनल सपोर्ट एज वेल. ओके, बिकॉज बिना मोटिवेशन के देखिए तैयारी कोई नहीं करता है. सो बराबर मोटिवेशन जरूर चाहिए होता है. सो बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरनल मोटिवेशन. खुद से आप मोटिवेट होते रहिए टाइम टू टाइम. And then we'll also be covering concise, concept-oriented and topic-wise presentation with detailed video lectures on Target IAS, that is YouTube channel. देखिए हमारे YouTube channel भी है Target IAS पे. You can very well subscribe it, okay, and like it if you wish to. So आपको definitely पसंद आएंगी, ठीक है, वीडियोस. एंड आई होप कि हम लोग इस सब्जेक्ट को भी, जैसे आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स को एंजॉय किया, ऐसे ही हम लोग इस सब्जेक्ट को भी एंजॉय करें. Isn't it? But I want your full support, I want your full attention. और आप भी इसके अलावा अपनी तरफ से ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चंस की. प्रीवियस ईयर पेपर आपको ज़रूर लगाने हैं, और जो भी आपके डाउट्स आते हैं दैट यू आर रेडी टू फ्री टू आस्क. ओके, एंड प्लीज़ एज वेल एज प्रोवाइड योर फीडबैक एज वेल. एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन माय अर्लियर वीडियो, यूट्यूब पे ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने उसमें अनाउंसमेंट किया था फॉर थर्मोडायनेमिक्स. मैंने कंप्लीशन का अनाउंसमेंट किया है, तो उसमें मैंने खास जोर दिया है फीडबैक पे, बिकॉज आपके फीडबैक से हम और इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे. Isn't it? So that was about ourselves. And you can very well refer to this email ID as well for your further queries. Okay, Mr. Ravinder sir is our management head. So whatever queries you have, this is his mobile number. So you can very well contact to him in case of any queries. Okay. So ये था my dear हमारा basic introduction regarding the subject, regarding the weightage or regarding ourselves. And from the very next video, we'll be dealing with the first concept, that is the introduction of to the industrial engineering, as well as we'll be going through break even analysis. So हम next video से first chapter start करने जा रहे हैं. So that was it. That was the brief gist of the subject. So then we'll be continuing in the next video. Thank you so much for listening. Thank you.